हेलो दोस्तों, ऑयल इंडिया के बारे में बात करेंगे। डिटेल रिसर्च करने वाले हैं ऑयल इंडिया शेयर के बारे में, साथ साथ डिविडेंड के बारे में भी बताएंगे और ब्रोकरेजेस ने कुछ टारगेट अपग्रेड किए हैं। वो सब चीजें दोस्तों डिटेल में बताएंगे। लास्ट तक बने रहिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट नहीं जाए। सबसे पहले डिविडेंड से शुरुआत करते हैं। ऑयल इंडिया ₹1.50 डिविडेंड जो है डिक्लेयर उन्होंने किया है और ये फाइनल डिविडेंड है। ठीक है, अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट डेट है 16 सितंबर, मतलब 16 तारीख से पहले आपके पास ऑयल इंडिया का स्टॉक होना चाहिए अगर आपके पास डिविडेंड, अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो जो पेमेंट है उसके लिए भी उन्होंने बता दिया है। जैसे सितंबर 25 इनकी ऑयल इंडिया की एजीएम होने वाली है, तो 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगा, मतलब अक्टूबर 25 अक्टूबर 24 उससे पहले पेमेंट हो जाने की संभावना है। तो ये डिविडेंड को लेकर इंपॉर्टेंट बातें थी। अब इस साल अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड थोड़ा कम पे हुआ है, क्योंकि एक बहुत अच्छा डिविडेंड प्लेयर ये रहा हुआ है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो ₹5 का डिविडेंड हुआ। इंटरिम डिविडेंड ₹3.5 का उन्होंने पे किया हुआ था और अभी का ₹1.5 का, तो टोटल ₹5 का डिविडेंड है। स्टॉक प्राइस तो अभी तो बहुत बढ़ गया है, 190 के आसपास ये आ चुका है इसका स्टॉक प्राइस। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों पहले का टारगेट देखेंगे, मतलब स्टॉक का प्राइस देखेंगे, तो बहुत ही कम लेवल पर ये स्टॉक था। तो एक बहुत बड़ा डिविडेंड प्ले भी ये ऑयल इंडिया का स्टॉक था। अब चीजें चेंज हो रही है, स्टॉक प्राइस भी बढ़ रहा है और टारगेट्स भी बढ़ रहे हैं। जैसे प्रभुदास लीलाधर, उन्होंने 328 का टारगेट दिया है और वो जो रिसर्च रिपोर्ट है मैंने पढ़ी है, एनालिसिस किया है, उसको मैं आपके सामने रखूंगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 232 का, जेएम फाइनेंस ने 225 का, एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने 200 का टारगेट उन्होंने दिया हुआ है ऑयल इंडिया के ऊपर। अब दोस्तों आगे जाएं उससे पहले डिविडेंड के बारे में समझना अगर आप चाहते हैं और ज्यादा डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, क्या डिविडेंड इन्वेस्टिंग पैसिव इनकम हो सकती है, कैसे डिविडेंड इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं, कौन से स्टॉक बाई करने हैं या बाई नहीं करने हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग को लेकर, तो मैंने एक मास्टर क्लास ली थी, फ्री मास्टर क्लास ली थी, जो आप देख सकते हैं। वो मैंने ग्राफी में मास्टर क्लास ली थी, नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब ऑयल इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आप असम से, अरुणाचल प्रदेश से, राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो जरूर एक बार हेलो करिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ऑयल इंडिया का मैक्सिमम बिजनेस यहां पर ही है, इन 3 स्टेट्स में है। और इसके अलावा भारत से बाहर भी है, रशिया में भी है, मोजाम्बिक में भी है, बट ये 3 स्टेट में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत बड़ा इनका काम है। तो दोस्तों जरूर एक बार हेलो कर दीजिएगा अगर आप नॉर्थ ईस्ट से, असम से, अरुणाचल प्रदेश से या राजस्थान, राजस्थान तो चलिए वेस्ट साइड में आ गया, बट राजस्थान में भी इनके कुछ ब्लॉक्स हैं। अब काम क्या करती है, देखिए आपने ओएनजीसी के बारे में उनका बिजनेस समझा होगा। ये भी ओएनजीसी की तरह ही ऑयल एक्सप्लोर करती है, ऑयल प्रोडक्शन करती है, और ऑयल ही नहीं, नेचुरल गैस जो है उसको भी एक्सप्लोर करती रहती है। तो ये डेवलपमेंट करती है हाइड्रोकार्बन के रिजर्व्स का। अब टोटल भारत में लगभग 10% का क्रूड ऑयल प्रोडक्शन ऑयल इंडिया करती है और नेचुरल गैस प्रोडक्शन 8.56% ऑयल इंडिया करती है। और अब नेचुरल गैस के प्राइस भी बढ़ रहे हैं और आपने जो देखा है ना पिछले कुछ दिनों में स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है। इनफैक्ट थोड़ा बहुत अब ओएनजीसी भी चलना शुरू हुआ है, वो इसके कारण मुझे लगता है बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि नेचुरल गैस के प्राइस बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो उसका जो डायरेक्ट फायदा अगर किसी को मिल रहा है वो एक्सप्लोरेशन की कंपनीज को मिल रहा है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, मेरी नजर है। कमेंट आप कीजिए आपके क्या व्यूज है यहाँ पर। अब रिस्क भी है, डेट है, गवर्नमेंट स्टेक डाउन है, खैर रिस्क के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा। अब आगे चलता हूं। अब जो रिपोर्ट आई थी दोस्तों, जहां पर 328 का बहुत बड़ा टारगेट है, लगभग अभी का आप स्टॉक प्राइस देखेंगे 60% ऊपर से का टारगेट। तो उन्होंने ऐसा टारगेट क्यों दिया प्रभुदास लीलाधर, उन्होंने तो उनका कहने का है कि जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है वहां पर उन्होंने स्टेक बढ़ाया है। अब नुमालीगढ़ रिफाइनरी को अब आप कैच करने की कोशिश कीजिए। भारत पेट्रोलियम, आज भारत पेट्रोलियम 58 रुपीज का डिविडेंड दे रहा है। इसका बहुत बड़ा जो कारण है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी उन्होंने बेची है। किसको बेची है? ऑयल इंडिया को, इंजीनियर्स इंडिया, असम गवर्नमेंट का जो कंसोर्शियम है उनको बेची है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा एक रिफाइनरी थी जो भारत पेट्रोलियम ने बेची है। तो यही कहने का है कि क्या भारत पेट्रोलियम का लॉस, नुमालीगढ़ रिफाइनरी ये जो बेचा है, तो क्या ऑयल इंडिया का ये गेन है?
क्योंकि भारत पेट्रोलियम तब निकल गई है एनआरएल से, ठीक है। ये एनआरएल गेन नहीं होगा, ये ऑयल इंडिया ओआईएल गेन होगा, माफी चाहता हूं इसके लिए, ठीक है दोस्तों। ओके, अब ये बहुत ही बड़ा ईपीएस एक्रेटिव हो सकता है, प्रॉफिट्स भी इसके बढ़ सकते हैं, और यहां पर एक्साइज कट को भी फैक्टर इन किया गया है। रिफाइनरी का एक्सपेंशन की भी अभी मैनेजमेंट ने कही है कि अभी 3 एमटीपीए है वो 9 एमटीपीए होगी, तो रिफाइनरी का एक्सपेंशन होगा। नेट डेट टू एबिटा जो है, सॉरी, अभी अगर आप देखेंगे तो 3.1 है, तो अगले 4-5 सालों में ये 1.3 हो जाएगा, ठीक है। तो रिफाइनरी जो है, यहां पर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने वाली बात है, देखिए अभी गवर्नमेंट, अभी देखिए अगर अभी हम पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं तो सबसे बड़ा एक चिंता क्या होती है कि दाम 100 रुपए तक पहुंच गए, तो उसमें बहुत बड़ा एक चीज होती है एक्साइज ड्यूटी, जो अभी 32 रुपए की है। 4-5 साल पहले कम थी, लेकिन गवर्नमेंट को भी तो चाहिए पैसे, तो गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना शुरू कर दी है, ठीक है। अब यहां पर कैसे ऑयल इंडिया को फायदा है, क्योंकि असम में जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है वो 50% एक्साइज ड्यूटी जो है वो अपने पास रख सकती है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, मतलब पूरा जैसे दूसरी जगह में 100% पास ऑन जैसे गवर्नमेंट को हो जाता है, यहां पर 50% खुद रख सकते हैं, तो ये एक अच्छा खासा फायदा है, मतलब एक्साइज ड्यूटी का भी उनको यहां पर फायदा मिलेगा। भविष्य में क्या की ट्रिगर्स रह सकते हैं कि रिकवरी इन क्रूड ऑयल प्राइसेस जो बहुत हद तक हो चुकी है, क्योंकि ओपेक ने भी अभी प्रोडक्शन कट शुरू कर दिया है। डोमेस्टिक गैस प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस जो है हाइक होंगे, अभी वो भी हाइक होना शुरू, तो ये दोनों ही फैक्टर्स इनके अभी पॉजिटिव में है, तो ये एक चीज है जो पॉजिटिव में है। अब यहां पर अब आप देखेंगे कि एनआरएल को उन्होंने खरीदा है, तो डेट भी इंक्रीज हुआ होगा, तो मैं कहता हूं डेट और ज्यादा इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि मोजाम्बिक की जो गैस फील्ड है, जो सबसे बड़ी गैस फील्ड मानी जा रही है आज पूरी दुनिया में, 4% स्टेक उन्होंने वहां पर किया है, तो वो भी डेट इंक्रीज हुआ। रशियन ऑयल फील्ड में भी उन्होंने स्टेक बढ़ाया है, तो वो भी डेट इंक्रीज हुआ। फिर एनआरएल का भी, तो अगर आप पूरी बैलेंस शीट में देखेंगे तो अभी डेट जो है वो बढ़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से अगर आप जा रहे हैं तो फिर वो रिस्क तो है ही, क्योंकि देखिए कैश अभी कम है 128 बिलियन का, और डेट जो बहुत ज्यादा है। तो उनका यही कहने का है, जो पीएल की जो टीम है, कि रशियन इन्वेस्टमेंट 60% उन्होंने रिकूप कर लिए हैं। एनआरएल जो है 4-5 साल के बाद पॉजिटिव हो सकता है। अब ये मुझे लगता है कि रिस्क भी है, क्योंकि डेट जो है यहां पर इंक्रीज हुआ है, बट डेट जो इंक्रीज हुआ है वो किस हिसाब से रिटर्न देता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट में यहां पर रिटर्न्स, सॉरी, रिस्क के बारे में भी बता दूं। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। अब देखिए जो डेट उन्होंने बढ़ाया है, मतलब उन्होंने जो एनआरएल जो है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, या फिर रशिया है, यहाँ पर सब जो अपना जो पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कैपिटल इंटेंसिव है, अभी रिजल्ट उसका 1-2 महीने में नहीं आएगा, 4-5 साल लगेंगे, तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। जितना रिजर्व वो सोच रहे थे उतना रिजर्व अगर नहीं भी आया तो वो भी एक रिस्क है। क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो जाता है तो ये भी एक रिस्क है। नेचुरल गैस का प्राइस बढ़ रहा है, कम हो जाता है, तो वो भी रिस्क है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत एक तरीके से देखिए, ऑयल भी तो एक तरीके से कमोडिटी हो गई, तो यहां पर इन सब रिस्क को जरूर ध्यान में रखना है। डिमांड स्लंप अचानक से हो जाती है जैसे कोविड में हुई थी। फिर रेगुलेटरी रिस्क है, क्योंकि देखिए भारत में थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू हो ही जाता है। अभी तक इस ऐसा गवर्नमेंट ने वो बुलेट को बाइट नहीं किया है, बट सब्सिडी शेयरिंग करने की अगर बात हो जाती है तो फिर फर्क पूरी जो चेन में इन सब कंपनियों को पड़ सकता है। तो इन सब रिस्क को भी आप ध्यान में रखिए। कोई भी डाउट हो हम लोग डिस्कस करते हैं कमेंट सेक्शन में दोस्तों। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी हर वीडियोस की तरह। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू।